नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नर्स पोडियम यूट्यूब चैनल पे। और डेट है आज की 3 जुलाई 2025 और हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करें या स्टेट पीसीएस की बात करें या अदर वेरियस एग्जाम्स की बात करें जिनमें करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी बढ़ जाता है। तो टॉपिक्स आज के देखते हैं। घाना कंट्री के बारे में बात करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी 5 देशों के विजिट पे है। धीरे धीरे करके हम एक एक कंट्री के बारे में बात करेंगे। अर्जेंटीना हो गया, नामीबिया हो गया, घाना हो गया, ठीक है। और जो भी उनके जोग्राफिकल फीचर्स हैं, इंडिया के साथ जो भी उनको रिलेशंस हैं, उनके बारे में हम एक क्रक्स के रूप में उनको जानेंगे। आईएनएस उदयगिरी ये क्या है, ठीक है। नट एंड बोल्ट डिप्लोमेसी, ये द हिंदू के अंदर आर्टिकल छपा था आज सी राजा मोहन का, ठीक है। ये बहुत अच्छे राइटर हैं और ये इंटरनेशनल रिलेशंस पे जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात करें तो बहुत अच्छा लिखते हैं ये, ठीक है। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू एम्पावर वुमेन एंड चिल्ड्रन आएगा यहाँ पे ये पूरा टॉपिक, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। ये आपका ना 250 वर्ड्स का एक आंसर पूरा हो जाएगा यहाँ से, कहीं और करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी सरकार ने घोषित की है अभी 2025 की, इसके बारे में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स से भी। और 8 साल हो गए हैं जीएसटी को, ठीक है। तो आज टॉपिक इतने ही हैं और काफ़ी बड़े टॉपिक है, टाइम लगेगा सभी में। तो बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ, देखते हैं आज क्या क्या है न्यूज़ में, ठीक है। इन डेप्थ सबको पढ़ते हैं। ये बात करते हैं घाना की। घाना कंट्री है ये अपना वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका की बात करें हम, ये अपना अफ्रीका है, ठीक है। ये इंडिया है, ये ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पड़ता है घाना, इधर पड़ता है घाना, ठीक है। ये है घाना और घाना के बारे में हम जानेंगे, कुछ जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में इसके जानेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये सिचुएटेड अलोंग द गल्फ ऑफ गिनिया इन वेस्ट अफ्रीका। ये वेस्ट अफ्रीका का पार्ट पड़ता है ना, ये वेस्ट अफ्रीका है। तो वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है ये। इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं तीन नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इसकी। कौन कौन सी हैं? बुर्किना फासो है, टोगो है, कोटे डी आइवोरे है और एक अटलांटिक ओशन इसके पास में पड़ता है। अटलांटिक ओशन को बॉर्डर करती है, ठीक है। ये 3 कंट्रीज़ हैं इंपॉर्टेंट और ये न्यूज़ में रहती है बहुत ज़्यादा क्योंकि इसके अंदर मिलिट्री कू रहता है। और मैं आपको बता दूं यूपीएससी ना इसको कम से कम 2-3 बार अपने ऑप्शंस में पूछ चुकी है, तो क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकल और फिजिकल फीचर्स की बात करें तो ये डोमिनेटेड बाय डाइसेक्टेड प्री कैम्ब्रियन पेनिप्लेन्स। आपको पेनिप्लेन्स पता क्या होता है? जिनकी एलिवेशन होती है रियरली एक्सीडिंग 900 मीटर्स तक होती है, इनकी जो एलिवेशन होती है, ठीक है। पेनिप्लेन्स होता है किसी भी जो अपना कोई भी लैंड फॉर्म है, ठीक है, लैंड फॉर्म है, जब उसका इरोजन हो जाएगा ना, इरोजन, और जो उसका लास्ट जो लैंड फॉर्म होगा उसको कहते हैं पेनीप्लेन, ठीक है। उसको कहते हैं पेनीप्लेन। ये कंसेप्ट दिया था WM डेविस ने, ठीक है। पेनीप्लेन से बना हुआ है ये, डाइसेक्टेड बाय प्री कैम्ब्रियन पेनीप्लेन्स। पेनीप्लेन समझ गए ना आप कि क्या होता है? लैंड फॉर्म जब इरोजन होता है, जो उसकी लास्ट लैंड फॉर्म होता है उसको कहते हैं एकदम फाइनल का, उसको कहते हैं पेनीप्लेन्स, जिसकी एवरेज हाइट जो है रेयरली एक्सीड करती है 900 मीटर्स को, ठीक है। तो ये हमने इसके जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में जाना। अब इसके की माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो अक्वापिम टोगो रेंजेस, अक्वापिम ये रहा, अक्वापिम ये है आपका अक्वापिम, ठीक है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अक्वापिम टोगो रेंजेस हैं। ये टोगो भी, ये कंट्री टोगो पड़ती है, ये घाना पड़ती है, तो इसका नाम है अक्वापिम टोगो रेंजेस। ये ईस्ट में पड़ती है इसकी। ऑन माउंट अफाजतो इसको ऐसे बोलेंगे, अफाजतो हाईएस्ट पीक है इसकी, ये वाली 855 मीटर की, ठीक है। 855 मीटर की इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अफाजतो इसका नाम याद रखना। कौन सी भी याद रखनी है? अक्वापिम टोगो रेंजेस और माउंट अफाजतो, ठीक है। ईस्ट में पड़ती है ये। किसको बॉर्डर करती है? टोगो और घाना। कभी पूछ ले। क्वाहू प्लेटू और गम्बागा स्कार्प जो इसके मेजर अपलैंड्स हैं और एस्कार्पमेंट्स हैं, ठीक है। क्वावा प्लेटू, अगर ये बस क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वावा, ये क्वाहू, ठीक है। क्वावा प्लेटू कौन सी कंट्री के अंदर पड़ता है? तो ये घाना के अंदर पड़ता है, ठीक है। रिवर्स और लेक की बात करें तो आप देख ही रहे होंगे, वोल्टा रिवर, ये रिवाइट वोल्टा, ये अपनी किधर के ब्लैक वोल्टा, तो ये वोल्टा रिवर है और ये लेक वोल्टा है। लेक वोल्टा वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियली लेक्स है ग्लोबली, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है ये, सबसे बड़ा वर्ल्ड का। कहाँ, कौन से डैम पे बना है? अकोसोम्बो डैम, ठीक है।
अको सोम्बो डैम, बस इतना याद रखना, लेक वोल्टा। ठीक है, लेक वोल्टा कहाँ पड़ रहा है ये? अच्छा, क्वेश्चन आया था लेक फैग्यूबिने, लेक वोल्टा, ये 2-3 ऑप्शंस आए थे ना, 4 ऑप्शन आए थे कि इनमें से कौन सा जो है बिल्कुल ड्राई कर चुका है। ठीक है, तो ये इस तरीक़ा से यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेक वोल्टा के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है वोल्टा रिवर की? ब्लैक वोल्टा है, वाइट वोल्टा है और ओटी रिवर्स है। ओटी रिवर से ये जा रही है ओटी रिवर्स। ठीक है, और एक अपना ये है छोटी मोटी रिवर्स की बात करें, प्रा है, अनकोबरा है, ये प्रा है, ये ब्रीम है। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है किसके बारे में? घाना के बारे में। क्या क्या हमने पढ़ा यहाँ पे कि एक तो गल्फ ऑफ गिनिया में, वेस्ट अफ्रीका में ये है। कौन कौन सी कंट्री? 3 कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं, बुर्किना फासो, टोगो, कोटे डी इवोरी और अटलांटिक ओशन। इसको एक वाटर बॉडी है जो बॉर्डर करती है। ठीक है, और नदी कौन सी बह रही है इसमें से? वोल्टा रिवर बह रही है, इसमें वाइट वोल्टा है, ब्लैक वोल्टा है, ओटी रिवर है। ठीक है, प्रा है, बिनमिन है, ये इसमें है। और अगर माउंटेन रेंजेस की बात करें हम तो कौन सी है? अक्वा पिम टोगो रेंजेस। कहाँ पड़ती है ये? ईस्ट में पड़ती है। ठीक है, और इसमें माउंट अफात ये इसकी हाईएस्ट पीक है। कितनी इसकी हाइट है? 855 मीटर की, 885 मीटर की। ठीक है, 885 मीटर की। और क्वाहू प्लेटू अगर कहीं आ जाए, क्वाहू प्लेटू, ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? घाना में पड़ता है। ठीक है ना, तो हमने लेक वोल्टा के बारे में जाना, ये इतना हमको जानना ज़रूरी था। तो कल हम नामीबिया के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले से बता दूँ, नामीबिया के बारे में पढ़ेंगे हम। नामीबिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अफ्रीका के अंदर। ठीक है, उसके अंदर भी काफ़ी ज्योग्राफिकल फीचर्स है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ये है अपना INS उदयगिरी। ठीक है, इंडिजीनियस स्टील्थ फ्रीगेट हमारे कंट्री का। ठीक है, INS उदयगिरी। इससे पहले भी INS उदयगिरी था, उसको डीकमीशन कर दिया गया है। ठीक है, और ये हमारा सेकंड शिप है प्रोजेक्ट 17 में, जो स्टील्थ फ्रीगेट कैटेगरी में आता है। सेकंड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17। ठीक है, 17A। कहाँ पे हमने ये, कहाँ से ये हुआ है, ये जो हमने डिलीवर कहाँ से हुआ है ये? तो ये हुआ है मजगांव डॉक से, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? क्वांटम लीप है इंडियन नेवी में। और प्रोजेक्ट 17A क्या है? पार्ट ऑफ 7 स्टील्थ फ्रिगेट अंडर कंस्ट्रक्शन है इसमें अभी। रिकॉर्ड डिलीवरी हुई है इसकी 37 मंथ्स में, और इससे पहले जो INS उदयगिरी था उसको डीकमीशन कर दिया गया है। कैपेबल है ये ब्लू वाटर ऑपरेशंस में। ठीक है, हैंडल करेगा ये बहुत कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल मैरीटाइम थ्रेट्स को। और इसके एडवांस फीचर्स की बात करें तो ये अपना स्टील्थ और एडवांस वेपन्स सेंसर है इसके अंदर। वेपनरी की बात करें तो इसमें सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर। ठीक है, 70 mm गन है इसमें, और क्लोज इन वेपन सिस्टम है 30 mm 12.7 mm का। ठीक है, ये अपना INS उदयगिरी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पता कहाँ से आएगा? INS उदयगिरी क्या चीज़ है? ठीक है, ये है स्टील्थ फ्रीगेट, बस इतना क्वेश्चन आएगा। और इसका नाम किसके ऊपर पड़ा है? इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ माउंटेन रेंज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, इससे पहले था इतने फ्रिगेट विच वाज सर्ट फ्रॉम 18 Feb 1976 टू 24 अगस्त 2007 तक इसका जो चला था उदयगिरी नाम से ही, उसका एक तरीक़ा से री इनकारनेशन है ये। ठीक है, तो ये हमने जाना INS उदयगिरी के बारे में। ठीक है, ये रहा आपका INS उदयगिरी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। यह आर्टिकल छपा है द हिंदू के अंदर, यूजिंग टेक टू एम्पावर वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो भारत सरकार का बहुत बड़ा गोल है कि जो वुमेन और चिल्ड्रन हैं उनको एम्पावर करना, उनको उनके राइट्स, सर्विसेज और प्रोटेक्शन देना, और वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, भारत सरकार का ये अपना, अभी हमने कल पढ़ा था डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में बात करा था हमने, तो उसी का एक तरीक़ा से एक्सटेंडेड टॉपिक इसको कह लो। और अगर बात करूँ 250 वर्ड्स में अगर यही टॉपिक आ जाता है, यूजिंग टेक टू एम्पावर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो आप इसको बिना किसी झिझक के यहाँ से लिख सकते हैं, बिना किसी डाउट के यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम। तो भारत सरकार का गोल है एम्पावर करना, उनके राइट्स को, सर्विसेज को, प्रोटेक्शन को। ठीक है, मोदी जी का जो अंत्योदय मिशन है, इसमें भारत सरकार का यही है विज़न कि टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त यूज़ किया जाए। लास्ट माइल डिलीवरी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है, और सर्विस और इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाना है, और पहुंच भी रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये फोकस एरियाज़ हैं ये कौन कौन से हैं। एक तो डाटा ड्रिवन गवर्नेंस हो गया,
कौन कौन से होने चाहिए या फोकस एरिया अब तक कौन कौन से रहे हैं। डाटा ड्रिवन गवर्नेंस की बात करते हैं, रियल टाइम डाटा सिस्टम होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस होनी चाहिए, प्रोटेक्शन के साथ साथ एम्पावरमेंट भी होनी चाहिए। न्यूट्रिशन की बात करो, एजुकेशन की बात करो या लीगल सेफगार्ड्स की बात करो, उनमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंट लीडर्स को बनाना। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स की, जैसे कि सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो 2 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको मॉडर्न और डिजिटल बनाया जा रहा है। ठीक है, डिजिटल डिवाइसेस और लर्निंग टूल से न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर और प्री स्कूल एजुकेशन का लेवल जो है वो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। पोषण ट्रैकर की बात करते हैं, ये एक नेशनल रियल टाइम डाटा सिस्टम है और हर बेनिफिशियरी को डाटा और हर बेनिफिशियरी का जो डाटा है, अगर डाटा बात करें और जो उसका परफॉर्मेंस है वो ट्रैक किया जा रहा है। 10.4 करोड़ लोग जो हैं वो एनरोल्ड हुए हैं। उनमें प्रेग्नेंट वूमन की बात करें, लैक्टेटिंग मदर्स की बात करें, जो बच्चे हैं अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज, और एडोलेसेंट्स गर्ल्स की बात करें, वो इस पोषण ट्रैकर में एनरोल हुए हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेंड किया जा रहा है डिजिटली, किसके लिए, बेटर डिलीवरी के लिए। ई गवर्नेंस की बात करें तो डिजी सक्षम भारत है, ये क्या करेगा, अर्बन रूरल डिजिटल डिवाइड को ये ब्रिज करेगा। ठीक है, ब्रिज करेगा ये। प्रहारी BHI ये कोई इनिशिएटिव है, ये प्रोवाइड करेगा डिजिटल ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स। इसमें फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी भी लेकर आए हैं। ठीक है, कैसे, इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे जो बेनिफिशरीज़ हैं उनका फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा। उससे क्या है, जो बेनिफिशरीज है ना उनका एकदम जो ट्रैकिंग है ना वो एकदम और ईज़ हो जाएगी ट्रैकिंग, और इससे फुल न्यूट्रिशन सपोर्ट मिल पाएगा। चेहरे से तो किसी का नया चेहरा नहीं है, वो उसको चेंज कर सकते हैं ना। जो चेहरा होगा, जो बेनिफिशरीज हैं, जो उनका फेस होगा, उस फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से उसको फुल न्यूट्रिशन सपोर्ट दी जा रही है और मिलेगी उसको, और मिली भी है। ठीक है, इतने बड़े बड़े काम हमारी सरकार कर रही है टेक्नोलॉजी में, वुमेन को और चिल्ड्रन को एम्पावर करने में। ठीक है, मिशन शक्ति की बात करें तो फोकस करता है सेफ्टी और सपोर्ट की, वुमेन के थ्रू, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू। कौन कौन से हैं, जैसे कि शी बॉक्स पोर्टल है। ठीक है, शी बॉक्स पोर्टल है, ये क्या है, ये एक सिंगल विंडो एक्सेस है वुमेन के लिए। क्या करना है इसमें करना है कंप्लेंट्स को लॉज। अगर कोई सेक्सुअल हरेसमेंट होती है वुमेन की वर्क प्लेस में, तो उसमें कंप्लेंट्स को लॉन्च करने के लिए शी बॉक्स पोर्टल है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप शी बॉक्स पोर्टल पर जाइए, लॉगिन कीजिए और अपनी कंप्लेंट को वहाँ पर दर्ज कराइए। ठीक है, और ये इसको एक्ट से भी बैक किया जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में। ठीक है, मोबाइल ऐप है मिसिंग चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, जो आपके चिल्ड्रंस हैं जो खो जाते हैं उनको इमीडिएट असिस्टेंस मिले, जो वुमेन हैं डिस्ट्रेस में उनको उनकी जो डायरेक्ट फैमिली है उनसे मिलाया जाए, ये जस्टिस डिलीवरी का काम करती हैं ये ऐप्स। ठीक है, टारगेटेड आउटकम्स की बात करें, प्रोग्रेस करें, इम्पैक्ट की, तो DBT इससे तो बेहतरीन हमारे देश में कुछ हुआ नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मिडलमैन को तो बीच में से निकाल ही दिया एकदम, मिडलमैन का तो काम ही नहीं है। 4 करोड़ वुमेन है बेनिफिशरीज, जब से ये स्टार्ट हुआ है, जब से इसका स्टार्ट हुआ है तब से 4 करोड़ वुमेन को इसका लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, ये कैश इंसेंटिव है, किसके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए कैश इंसेंटिव, फर्स्ट चाइल्ड पे पैसे मिलेंगे सरकार की तरफ से। 19,000 करोड़ अब तक ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और इतनी 3.8 करोड़ वुमेन जो हैं इससे अभी तक बेनिफिट हो चुकी हैं। और इसमें अगर गर्ल चाइल्ड, कोई सेकंड जो चाइल्ड अगर गर्ल हो तो उसमें ये इंसेंटिव भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर सेकंड चाइल्ड भी गर्ल ही होती है, ताकि हमारे देश में गर्ल चाइल्ड को थोड़ा सा कम समझा जाता है बॉय चाइल्ड से। ये एक तरीक़ा से हमारे देश में जो सोसाइटल चेंज अपब्रिंगिंग हुई है सोसाइटी की, तो उसमें गर्ल चाइल्ड को बराबर नहीं समझा जाता। तो सरकार चाहती है कि आप बराबर समझो इस चीज़ में। तो सेकंड चाइल्ड अगर गर्ल होती है तो उसमें इंसेंटिव दिया जाता है। पोषण अभियान की बात करें तो हमारा सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन है वो घटा है, कितना 0.7 आ गया पर 1000 बर्ड्स में। पहले कितना है, 130 था ये। आप सोच सकते हो कि हमने कितना इसमें वर्क किया होगा। ठीक है, जो 0.7 पर बर्ड्स आ गया पर 1000 बर्ड्स में। चाइल्ड प्रोटेक्शन और वेलफेयर की बात करें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। ठीक है, और इसमें प्रोटेक्शन करते हैं चिल्ड्रन की फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पोक्सो एक्ट के तहत इसको सपोर्ट किया गया है। मिनिस्ट्री है अडॉप्टेड, एक सेकेंड कुछ हो रहा है इसमें,
ये केयरिंग पोर्टल करके है, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, ठीक है। जो अडॉप्शन है उसको क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए केयरिंग पोर्टल, जिससे चाइल्ड की प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। जो एडॉप्शन है वो ईज़ हो चुके, एडॉप्शन प्रोसेस एफिशिएंट बनाए, एक्सेसिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। ये और भी जैसे NCPCR हो गया, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स, ये प्लेटफॉर्म डेवलप किए गए हैं जो ट्रैक करेंगे वायलेशंस को, अगर चाइल्ड राइट के कहीं वायलेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीक़े से सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया है, हमने सारा जाना। अगर हम बात करें आंगनवाड़ी वर्कर्स की, पोषण अभियान की, पोषण ट्रैकर्स की अगर हम बात करें, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स की बात करें, तो सरकार ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है इस फील्ड में। अगर आप डिजिटल इंडिया मिशन से कहीं रिलेटेड क्वेश्चन आता है या आप से पूछा जाता है कि भाई वुमेन और जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए सरकार ने क्या किया है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत, या फिर अगर बात करें टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस क्या किए हैं, तो आप इसमें से लिख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की है सरकार ने हमारी ने, ठीक है। और इसमें हम जानेंगे कि भारत सरकार क्या क्या इसमें प्रावधान लेकर आई है पॉलिसी में, किस तरीके का ये काम करेंगी, क्या क्या टारगेट्स हैं, क्या क्या एम है। तो प्रधानमंत्री जी की चेयरमैनशिप में इसको अप्रूव कर दिया गया है। इससे पहले 2001 की पॉलिसी अभी ख़त्म हुई है, 2001 में जो पॉलिसी है वो ख़त्म हो गई थी। तो नए NSP जो हमारी ये नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है, इसका एम क्या है, भारत का स्पोर्टिंग लैंडस्केप बढ़ाना, ठीक है। भारत का जो स्पोर्टिंग लैंडस्केप है उसको बढ़ाना, हर नागरिक को स्पोर्ट्स से एम्पावर करना, भारत को एक ग्लोबल स्पोर्ट पावर हाउस बनाना। टारगेट है हमारा 2036 ओलंपिक का, ठीक है ना। 2036 में अहमदाबाद की बिल्डिंग लगा रहे हैं कि अहमदाबाद जो है उसको वहाँ पे ओलंपिक जो है होस्ट किया जाए, ठीक है। NSP 2025 है बनाया ना, जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के डिस्कशन से बना है, अगर सभी की बात करें तो, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें 5 की पिलर्स की इसके NSP की, तो इसमें सबसे पहले पिलर की अगर हम बात करते हैं तो एक्सीलेंस ऑन ग्लोबल स्टेज। तो इसमें क्या सरकार ने पॉलिसीज़ में लेकर आई है, अगर एक्सीलेंस ऑन ग्लोबल स्टेज की बात करें तो ग्रास रूट से लेकर एलाइट तक, एलीट जो क्लास है उस तक टैलेंट को आइडेंटिफाई करो, कम्पिटिटिव लीग्स और रूरल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, एथलीट्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर दो और कोचिंग दो, ठीक है। होलिस्टिक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को स्पोर्ट्स साइंस मेडिसिन और टेक का यूज़ बढ़ाओ, ठीक है। और कोचेज़ की बात करें, ऑफिशियल्स की बात करें और स्पोर्ट्स स्टाफ की बात करें तो उनको ट्रेन होना चाहिए। अगर बात करें स्पोर्ट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो स्पोर्ट्स टूरिज्म को बूस्ट करो। बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया में होने चाहिए, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 में, अभी हम ओलंपिक की बिड लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी काम होने चाहिए, इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया में होने चाहिए। स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें अगर, और स्टार्टअप्स की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को, और जो CSIR है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, CSI होना चाहिए, और इनोवेटिव फंडिंग होनी चाहिए नए आइडियाज़ से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो वुमेन हो गई, EWS हो गए, ट्राइबल्स हो गए और डिसेबल्ड लोग हो गए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अपने ट्रेडिशनल और इंडिजीनियस गेम जो हमारे हैं, जैसे कि बालखम्ब हो गया, मलखम्ब है वो, मलखम्ब, और एक गटका, ये हमारे ट्रेडिशनल इंडिजीनियस गेम्स हैं। और बात करें स्पोर्ट्स को एज अ कैरियर ऑप्शन के बनाने के बाद, तो एजुकेशन में इंक्लूड होना चाहिए, वॉलंटियरिंग और ड्यूअल कैरियर पाथवेज होने चाहिए, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा को भी ऐड करो, स्पोर्ट्स में जोड़ो। इंडियन डायस्पोरा की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, उनको भी स्पोर्ट्स से जोड़ना चाहिए। जो हमारे इंडियन डायस्पोरा बाहर रह रहा है, जो विदेशों में रह रहा है, उनको भी स्पोर्ट्स से जोड़ना चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स की बात करें अगर पीपल मूवमेंट की तरह, तो मास पार्टिसिपेशन और फिटनेस कल्चर को स्प्रेड करो कैंपेन्स और कम्युनिटी इवेंट्स के थ्रू, ठीक है। स्कूल, कॉलेजेस और वर्क प्लेस के लिए फिटनेस इंडेक्स लेकर आओ। फिटनेस इंडेक्स की बात करो यहाँ पे, फिटनेस इंडेक्सेस, हर किसी को जो यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की। ये नहीं होना चाहिए कि जो अमीर लोग हैं या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन ही हैं उन्हीं को मिलनी चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, ठीक है। और बात करें इंटीग्रेशन विद एजुकेशन की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो स्कूल के सिलेबस में स्पोर्ट्स को डालो, और टीचर्स को और फिजिकल एजुकेशन जो टीचर्स हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दो, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ठीक है। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की यहाँ पर बात की है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क कौन कौन सा होना चाहिए
इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग रूल्स और लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो, फंडिंग लाओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और CSIR को और स्ट्रॉन्ग करो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्पोर्ट्स में फंडिंग होनी चाहिए। AI की बात होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की बात करें तो AI और डाटा एनालिटिक्स और ये सब यूज़ होने चाहिए परफॉर्मेंस ट्रैकिंग में, रिसर्च और प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाओ, ठीक है, एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाओ ताकि अपने जो मॉनिटरिंग है वो होती रहे। स्टेट्स के लिए NSP 2025 का एक मॉडल पॉलिसी बनाएगा, ठीक है, जिसमें स्टेट और यूटीज़ अपना वर्जन बना सकते हैं। और हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो NSP 2025 की बात करें अगर हम नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी की, तो भारत को एक ग्लोबल स्पोर्टिंग नेशन बनाने का रोड मैप है। इसके लिए हर नागरिक हेल्थी, एंगेज्ड और एम्पावर बनेगा। और जो खेल से देश बढ़ता है और नाम होता है देश का ग्लोबल लेवल पे, अगर हम बात करें क्रिकेट की, नीरज चोपड़ा फेमस हो चुके हैं आज बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पे। और जो बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी की तरह अगर यूज़ करें तो वो जो बाकी सब अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह का यूज़ हो रहा है, आउटडोर गेमिंग जब तक प्रमोट नहीं होंगी ना तब तक ये चलता रहेगा ना। अभी हम बात करते हैं कि बच्चों का जो फ़ोन स्क्रीन है टाइम वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए तो हमको ये सब स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ लानी पड़ रही है सरकार को, ताकि स्पोर्ट्स को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। 8 ईयर कंप्लीट हो गए हैं GST के 8 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो GST के बारे में 2-4 पॉइंट जानेंगे हम ज़रूरी जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक कंप्रीहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। कंप्रीहेंसिव है, मल्टी स्टेज है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, इनडायरेक्ट टैक्स की उसमें आता है ये, ठीक है। जितने भी पहले स्टेट और सेंट्रल टैक्स थे उनको सब्स्यूम कर लिया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट को बनाना और सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट को बढ़ावा देना, ठीक है, और रिड्यूस करना टैक्स कैस्केडिंग को। बात करते हैं की फीचर्स के GST के, तो एक ड्यूअल मॉडल है, सेंट्रल अपना CGST लगाता है और स्टेट अपना SGST लगाता है। यूनिफाइड टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स स्ट्रक्चर है ये गुड एंड सर्विसेज का। टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, GSTN जो अब नंबर होता है GSTN अगर आपने देखा होगा सभी पे लगा होता है, तो वो यूटिलाइज करता है, सरकार उसको यूटिलाइज करता है अपने बेनिफिट के लिए, और जो कंज्यूमर्स हैं या जो लोग हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स हैं, जीरो टैक्स फ्री एक्सपोर्ट है। अगर हम बात करते हैं तो रिफंड मिलता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। अचीवमेंट्स की बात करें तो टैक्स बेस का एक्सपेंशन हुआ है, पहले कम थे, अब 1.4 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं बाय 2025। आप सोच सकते हो भारत के अंदर सिर्फ इतने ही टैक्स पेयर्स हैं, खैर इससे ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम बात करें GST की तो इतने ही भर रहे हैं फिलहाल। रेवेन्यू ग्रोथ 1,65,000 करोड़ आई थी 2025 फाइनेंशियल ईयर में, और रिकॉर्ड आई थी अब तक की 2,10,000 करोड़ की, कितने में, अप्रैल 2025 में, ठीक है। मंथली कलेक्शन हुआ था ये और रिकॉर्ड हुआ था 2025 के अंदर, ठीक है। एक्सपोर्ट रिफंड्स हैं वो जो हैं इम्प्रूव हो गए हैं। IGST एक पोर्टल है ये, ठीक है, IGST इंटीग्रेटेड रिफंड प्रोसेस्ड विद इन 1 वीक। कौन से पोर्टल के थ्रू, आइसगेट पोर्टल है ये, कस्टम्स का आइसगेट पोर्टल। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इम्प्रूव हुआ है, कॉमन नेशनल मार्केट बनी है, लोअर्ड हुआ है टैक्स बैरियर, और लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है स्टेट्स के अक्रॉस वो भी कम हुआ है। शॉर्ट कमिंग्स हैं, कुछ नेगेटिव्स तो होती हैं, कहीं ना कहीं शॉर्ट कमिंग्स इशूज़ तो होती हैं। रिफ़ंड में डिलेज है, जो GST पोर्टल है उसके रिफ़ंड में डिले होता है, कम से कम 90 दिन लेता है, लेकिन जो IGST है इंटीग्रेटेड GST उसमें जो रिफ़ंड है वो जल्दी टाइम हो जाता है। टैक्स कंप्लायंस गैप्स हैं, ठीक है, डिस्क्रिपेंसीज हैं किसके बीच में, कस्टम्स के और GST सिस्टम के बीच में, जो कि हिंडर करता है सीमलेस वेरिफिकेशन को, ठीक है, ये इंप्रूव होना चाहिए। कम्प्लेक्सिटी है रिटर्न फाइलिंग में, परसिस्टेंट टेक्निकल ग्लिचेस की बात करें, रिकन्सिलिएशन इशूज़ की बात करें, जो स्मॉल बिजनेस उठ नहीं पाते हैं इसी वजह से। कभी फ्रीक्वेंट नोटिफिकेशन आती है, कभी डेट चेंज हो जाता है, कभी पोर्टल का इशूज़ हो जाता है, तो ये प्रोसीजरल कम्प्लेक्सिटी को बढ़ावा देते हैं। और जो स्टेट्स हैं वो अपनी ऑटोनॉमी चाहते हैं कि भाई टैक्स हमारे अंडर करो, हम कलेक्ट करें। पहले तो स्टेट टैक्स हुआ करता था ना, ठीक है, वेट लगता था और एज स्टेट अपने टैक्स लगाते थे, तो सब ख़त्म कर दिया। तो स्टेट कहती हैं ये अपना इशू होता है एक, कि भाई हमको फिस्कल ऑटोनॉमी चाहिए। तो वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन होना चाहिए किसका, GST और कस्टम सिस्टम का। रियल टाइम डाटा शेयर होनी चाहिए और फास्टर होना चाहिए क्रॉस प्लेटफॉर्म रिफंड का, ठीक है, रिफंड जल्दी होना चाहिए।
ऑटोमेट करो सभी रिफंड्स को, सिंप्लीफाई करो एमएसएमई कंप्लाइंस को, ठीक है। ग्रेड रिपोर्टिंग और सिंगल पेज रिटर्न्स होना चाहिए स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। स्ट्रेंथन करो अपीलेट मैकेनिज्म को, टाइमली डिसीजन होना चाहिए डिस्प्यूट्स का, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनलाइज करो जीएसटी 2.0 को। रिव्यू करें रेट स्ट्रक्चर को, एक्सपेंड करो टैक्स बेस को, फ्यूल और एल्कोहल को भी लेना चाहिए जीएसटी के अंदर, जो कि नहीं है अभी आज के टाइम पे, ठीक है। तो जीएसटी काफ़ी ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेटिव हमारे टाइम पे जर्नी रही है इस चीज़ की, इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम में। और ये अगर ज़्यादा एजाइल, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट या टैक्स फ्रेंडली रहेगा, टैक्स पेयर फ्रेंडली, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा भारत के लिए, ठीक है, और लोगों के लिए भी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये लास्ट टॉपिक है आपका बैलेंसिंग ब्रिक्स एंड क्विड। तो प्रधानमंत्री मोदी अभी एक बड़े फॉरेन टूर पे निकले हैं, 2 कंटिनेंट्स मल्टीपल कंट्रीज़, और इनका जो मेन स्टॉप होगा वो ब्राज़ील में होगा, ब्रिक्स में, ठीक है। ब्रिक्स समिट होगी ना वहाँ पे रियो के अंदर। तो बोनस में पहुँच जाएंगे अर्जेंटीना और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, उनके साथ साथ भी टाइज जो हैं वो डीपनिंग होनी चाहिए वहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन बात करें अगर इस टाइम पे, ये जो राइटर कह रहे हैं इस बात को, सी राजा मोहन, बहुत अच्छे राइटर हैं ये, ठीक है। अगर इनकी हम बात करें, ये कहते हैं कि जो पहले ब्रिक्स को ना लोग समझते थे कि ये इंडिया चाइना के बीच का जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है ना, उसको ब्रिज करेगा, ठीक है। लेकिन बात करें कि आज इंडिया और चाइना में डीप कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। ब्रिक्स की बात करें तो इसको पहले हमने अभी इसको जो और मेंबर स्टेट्स इसमें आए हैं, लेकिन अर्जेंटीना के जो प्रेजेंट मिले ही हैं वो ब्रिक्स में उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको ट्रंप कहते हैं साउथ अमेरिका का, अर्जेंटीना का, ठीक है। ब्रिक्स को जो उतना इंपॉर्टेंट है ना, हर कोई मान नहीं रहा है इस टाइम पे। और बात करें डोनाल्ड ट्रंप की नई फॉरेन पॉलिसी की, उसमें भी इंडिया को अपना प्रैग्मेटिक रहना पड़ेगा, राइटर ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए इस टाइम पे, अपने सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, स्टेट कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। और दूसरा, राइटर कहते हैं कि जो बड़ी स्पीचेस है उनसे कुछ काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा हमको। अगर हमको ब्रिक्स और क्वाड में से बीच में से दोनों की बात करें तो पिछले 10 सालों में जो ब्रिक्स और क्वाड हैं दोनों में भारत में ज़्यादा डिप्लोमेटिक एनर्जी लाई है। अभी पीएम मोदी खुद जो हैं वो ब्रिक्स के लिए गए हुए हैं, और सेम टाइम पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो वाशिंगटन में गए हैं क्वाड मीटिंग के लिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मल्टी एलिमेंट का खेल चल रहा है इस टाइम पे, लेकिन वो भी बिना किसी कॉस्ट के हो नहीं सकता, उसके लिए भी कॉस्ट पे करना पड़ेगा। बात करें अगर इंडिया चाइना की फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया चाइना की पॉलिसी की, तो मोदी जी का पहला फॉरेन टूर भी तो था 2024 में, ब्रिक्स में, ब्राज़ील में था, ठीक है। तब रशिया चाइना के साथ दोस्ती और बॉर्डर पर टेंशन कम करने की कोशिश हुई थी, लेकिन हुआ क्या, जल्दी ही चाइना ने दिखा दिया अपना असली रंग क्या हुआ था, जो गलवान में क्लैश हुए थे, ठीक है। बॉर्डर क्लैश हो गए थे 2017 में, 2020 में, टेंशन बढ़ते गए, और इंडिया चाइना का जो पावर गैप है वो और बढ़ गया, और चाइना से कॉप अप करना भी एक बड़ी प्रायोरिटी हो गया। बात करें अगर रशिया की, ठीक है, रशिया की बात करें तो जब से रशिया ने क्रीमिया पे अपना एनेक्सेशन किया है 2014 में, और जब से 2022 में यूक्रेन पर इन्वेजन किया है, तब से रशिया और वेस्ट की जो बीच की दूरी वो और बढ़ गई है, और रशिया और चाइना बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं, ठीक है। जो रशिया और चाइना है वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। इससे इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस वाला रोल भी वीक हो गया है, जो हमारा स्ट्रेटेजिक रोल होता था ना वो वीक हो गया है हमारा। तो बात करें क्वाड की, तो पहले जो इंडिया था वो ब्रिक्स को अमेरिकन डोमिनेंस के अगेंस्ट हेज करने के लिए देखता था, क्योंकि इसमें अमेरिका तो है नहीं, तो इसको अमेरिका को डोमिनेंस को कम करने के लिए, उसके अगेंस्ट एक हेज बनाने के लिए, एक प्रोटेक्शन बनाने के लिए देखता। अब चाइना के खिलाफ हेज करने के लिए क्वाड ज़रूरी हो चुका है, ठीक है। क्वाड में जो यूएस है और जापान है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रिक्स से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन क्वाड में भी प्रॉब्लम है ना, क्वाड भी तो परफेक्ट नहीं है। ट्रंप की डिमांड है कि सभी जो एलाइज हैं, 4 कंट्रीज़ हैं, वो अपने डिफेंस स्पेंडिंग 2% जीडीपी तक बढ़ाओ। ऑस्ट्रेलिया जापान को तो प्रॉब्लम हो रही है अभी से, और जो ट्रंप का पाकिस्तान से बढ़ता हुआ प्यार है वो भी इंडिया के लिए टेंशन है, ठीक है ना। चाइना पाकिस्तान ढाका, ये भी एक ग्रुपिंग बनती जा रही है, ये भी एक नया गेम आ चुका है। कल हमने पढ़ा था कि सार्क के जब से डिसइंटीग्रेट हुआ है, जब से डिसफंक्शन हुआ है, तब से एक नया रीजनल फोरम लेके आने के चक्कर में है चाइना, ठीक है, एक नया रीजनल फोरम बनाने के चक्कर में है। और चाइना अपनी डोमिनेंस जो बना रहा है इंडियन ओशन में। तो भारत में अगर बात करें तो भारत के नेबरहुड में चाइना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो भारत को अब कुछ समझना होगा, हमारे कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ हमको बढ़ानी होंगी, जैसे कि हमको स्ट्रेंथनिंग पर काम करना चाहिए, अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बढ़ाना होगा, स्टेट कैपेसिटी को इन्हेंस करना होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमारे को बढ़ाना होगा अपने में, ठीक है। प्रायोरिटी देनी होगी नेशनल इंटरेस्ट को, किसके ऊपर, बिग आइडियोलॉजिकल लीडरशिप क्लेम्स के ऊपर, ठीक है ना।
भारत को थोड़ा अपना ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस पे ज़्यादा प्रैक्टिकल होने का पड़ेगा। नेबर्स के साथ टाई स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को फास्ट करना पड़ेगा। सब कॉन्टिनेंट में लीडरशिप को रिक्लेम करो। बांग्लादेश थोड़ा सा अलग हो रहा है इस टाइम पे, और नेपाल बीच में अलग हो गया था, चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गया था। म्यांमार में इशू चल रहा है, ठीक है। तो मालदीव्स बीच में अगेंस्ट हो गया था इंडिया के। तो सब कॉन्टिनेंट में लीडरशिप को रिक्लेम करो, ठीक है। बात करते हैं क्या नरेटर की, ग्लोबल समिट्स ठीक है, ब्रिक्स क्वाड सब ठीक है, लेकिन असली काम है भारत को भारत में ही स्ट्रांग बनना, तभी तो कोई भी फोरम का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये बात करते हैं। तो ये हमने जाने आज के आर्टिकल्स कुछ इम्पोर्टेंट, और बात करते हैं रिवीजन की। घाना के बारे में जाना हमने, मोदी जी विजिट पे हैं घाना की, ठीक है, और 5 देशों के विजिट पे हैं। 5 देशों को जानेंगे हम धीरे धीरे। INS उदयगिरी है, स्टील्थ फ्रिगेट है, इंडियन नेवी में इसको लाया गया है। नट एंड बोल्ट पॉलिसी, अभी हमने सी राजा मोहन का हमने आर्टिकल पढ़ाई है। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू एम्पावर वुमेन, ये हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 250 वर्ड्स का अगर हम बात करें तो। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में हमने बात की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 8 ईयर्स ऑफ GST के बारे में हमने बात किया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने यहाँ तक चैनल को देखा, यहीं से आप रिवीजन कीजिए, यहीं से पढ़िए, और हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।